और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं WFPI और CFPI यानी होलसेल फूड प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स के बारे में। आपने देखा था कि WPI के अंदर कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें फूड आर्टिकल्स भी इंक्लूडेड हैं। इसी तरह CPI के अंदर भी कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं और इसमें भी फूड आर्टिकल्स इंक्लूडेड होते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोग ऑलरेडी WPI और CPI को कैलकुलेट कर रहे हैं जिसके अंदर फूड आर्टिकल्स इंक्लूडेड हैं, तो हमें अलग से होलसेल फूड प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, और आंसर ये है कि WPI और CPI जो है वो बेसिकली वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कवर करते हैं जिसके अंदर फूड आर्टिकल्स इंक्लूडेड हैं। बट हमें चाहिए कि हमारे पास एक ऐसा इंडेक्स हो जो कि सिर्फ फूड आइटम से रिलेटेड हो। तो अब यहाँ पर एक और बड़ा क्वेश्चन अराइज हो जाता है, और क्वेश्चन ये है कि हमें सेपरेट फूड इंडेक्स आखिर चाहिए क्यों। तो बात ये है कि हमारे देश की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन का सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर फूड ही है, और इसीलिए अगर हमारे पास एक सेपरेट फूड इंडेक्स होगा तो हम हमारे देश की पॉपुलेशन की इकोनॉमिक वेलबींग को अच्छे से इवैल्यूएट कर पाएंगे। तो अब इस एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग ये बात तो समझ ही चुके हैं कि हमें एक सेपरेट फूड इंडेक्स चाहिए, होलसेल लेवल पर भी और कंज्यूमर लेवल पर भी। तो चलिए देख लेते हैं कि इन दोनों इंडेक्सेस की जो फूड बास्केट है वो किस तरह की है। तो इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बेसिकली होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर जो भी फूड आर्टिकल्स हैं उन्हीं फूड आर्टिकल्स को WFPI में रख दिया गया है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर जो भी फूड आर्टिकल्स हैं उन्हें हम लोगों ने CFPI की बास्केट में रख दिया है। और याद कीजिए कि हम लोगों ने देखा था कि WPI के अंदर जितनी भी कमोडिटीज़ हैं उन्हें 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया था: मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर जितनी भी कमोडिटीज़ हैं उन्हें 6 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया था: फूड एंड बेवरेजेस, पान, टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स, क्लोथिंग एंड फुटवेयर, हाउसिंग, फ्यूल और लाइटिंग एंड मिसलेनियस। अब यहाँ पर WPI के अंदर जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं और प्राइमरी आर्टिकल्स हैं उनके अंदर तो फूड आर्टिकल्स होते हैं, लेकिन फ्यूल एंड पावर के अंदर कोई भी फूड आर्टिकल्स नहीं होता। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि WFPI के अंदर हम सिर्फ उन्हीं फूड आर्टिकल्स को कंसीडर कर रहे हैं जो कि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स और प्राइमरी आर्टिकल्स के अंदर अवेलेबल है। और WPI बास्केट में ही इनकी जो वेटेज है उसी को कंसीडर करते हुए हम इनकी वैल्यू का वेटेड अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं, और इस तरह WFPI को कैलकुलेट कर लिया जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें CPI की और देखना चाहें कि CPI के अंदर ऐसी कौन कौन सी ऐसी कमोडिटीज़ हैं जिन्हें CFPI का पार्ट बनाया गया है, तो हम लोग यहाँ पर साफ देख सकते हैं कि पान, टोबैको और इंटॉक्सिकेंट्स को CFPI के अंदर नहीं रखा गया है। इसी तरह क्लोथिंग एंड फुटवेयर्स को भी CPI की बास्केट से बाहर रखा गया है। सिमिलरली हाउसिंग, फ्यूल और लाइट और मिसलेनियस प्रोडक्ट्स को भी CFPI की बास्केट में नहीं रखा गया है। और क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिर्फ फूड आर्टिकल्स को कंसीडर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो लिस्ट है उसके अंदर जो फूड एंड बेवरेजेस वाली कैटेगरी है सिर्फ उसी को CFPI का पार्ट बनाया गया है। अच्छा, एक बात और, आपको याद होगा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम लोगों ने 3 लेवल्स पर कैलकुलेट किया था: अर्बन, रूरल और कंबाइंड। तो इसीलिए कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स को भी हम लोग 3 ही लेवल्स पर कैलकुलेट करेंगे: रूरल, अर्बन और कंबाइंड। और यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको बेसिकली 10 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। रूरल, अर्बन और कंबाइंड के लिए उनकी डिफरेंट वेटेज दी गई है। तो एक नज़र वेटेज पर भी डाल लेते हैं और देखते हैं कि कौन से प्रोडक्ट की वेटेज किस कैटेगरी के लिए सबसे ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि CFPI की बास्केट में सबसे ज़्यादा वेटेज सीरियल्स और प्रोडक्ट्स को दी गई है, और उसमें भी रूरल इंडेक्स में इसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है। ये वैल्यू है 26.14%। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है जिसको सबसे ज़्यादा वेटेज दी गई है वो है मिल्क एंड प्रोडक्ट्स, और इसकी वेटेज अर्बन इंडेक्स के लिए सबसे ज़्यादा है। इसके बाद जो कैटेगरी आती है वो है वेजिटेबल्स की कैटेगरी, और वेजिटेबल्स के केस में सबसे ज़्यादा वेटेज है रूरल इंडेक्स में। तो हम लोगों ने CFPI के अंदर डिफरेंट आइटम्स की वेटेज को देखा, और अगर बात की जाए WFPI और CFPI की कैलकुलेशंस की, तो कैलकुलेशन बिल्कुल WPI और CPI की तरह होती है। यानी यहाँ पर भी येवन्स इंडेक्स फॉर्मूला और लेस्पेरेज इंडेक्स फॉर्मूला को यूज़ किया जाता है, जिसको हम लोग WPI और CPI वाली वीडियोस में काफ़ी डिटेल में कवर कर चुके हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बेसिकली फूड के प्राइसेस काफ़ी वोलेटाइल होते हैं, और किसी भी लोकल या फिर छोटे मोटे इशू के कारण भी फूड के प्राइसेस में स्पाइक्स देखी जा सकती हैं। और इसीलिए WFPI और CFPI की जो वैल्यूज़ हैं उनके जो इंडेक्सेस हैं
उनकी वैल्यूज़ को मंथली बेसिस पर निकाला जाता है और इन दोनों प्राइस इंडेक्स की मदद से फूड आइटम्स की प्राइस सिचुएशन पर काफ़ी कड़ी नज़र रखी जाती है। और अगर इनकी वैल्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हुए देखी जाती हैं तो ये इन्फॉर्मेशन तुरंत FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को पास कर दी जाती हैं, ताकि जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको चीप रेट्स पर फूड ग्रेन्स अवेलेबल कराए जा सके। हेलो फ्रेंड्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर आज की डेट में 2544 रुपीज़ का है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इस शेयर को ख़रीदने का ये सही समय है या नहीं, तो इस डिसीज़न को लेने में आपको ये चार्ट ज़रूर मदद करेगा। ये चार्ट बेसिकली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पिछले कुछ महीनों के स्टॉक प्राइस का चार्ट है और शायद ही कोई इंसान हो जो बिना स्टॉक प्राइस के चार्ट देखे किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचे। बट अब क्वेश्चन ये है कि क्या इस तरह का कोई भी चार्ट है जो हमें ये बता सके कि घर खरीदने का ये सही समय है या नहीं? तो इसका आंसर है यस। इस तरह का चार्ट अवेलेबल है और उसे कहा जाता है HPI यानी हाउसिंग प्राइस इंडेक्स। इस चार्ट में आप रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के पिछले कुछ समय के डेटा को चार्ट की फॉर्म में देख सकते हैं। हाउसिंग प्राइस इंडेक्स बायर्स और सेलर्स दोनों के लिए यूज़फुल है। एज अ बायर और सेलर, अगर आपको ये पता हो कि हाउसिंग मार्केट में रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के भाव ऊपर हैं या नीचे, इसके बेस पर आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपना घर बेचना चाहते हैं और आपको कोई जल्दी नहीं है और आप देखते हैं कि हाउसिंग प्राइस इंडेक्स अभी डाउन है, तो आप अपने घर को बेचने का डिसीज़न पोस्टपोन कर देंगे और इस डील में लॉस करने से बच जाएंगे। इसके अलावा आप इस बात को भी अच्छे से समझते होंगे कि घरों की खरीद फरोख्त में कई बार जो ब्रोकर्स इन्वॉल्व होते हैं वो हमें घरों की कीमत कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं और हमारे पास सही इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से हमें बड़ा लॉस हो जाता है। बट हाउसिंग प्राइस इंडेक्स की मदद से आप एक रफ़ आइडिया लगा सकते हैं कि घर की कीमत क्या होनी चाहिए और इस तरह आप रियल एस्टेट ब्रोकर द्वारा लूटे जाने से बच सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हाउसिंग प्राइस इंडेक्स सिर्फ बायर्स और सेलर्स को ही हेल्प करता है। इनफैक्ट मनी लेंडर्स, इकोनॉमिस्ट्स और पॉलिसी मेकर्स को भी हाउसिंग प्राइस इंडेक्स से काफ़ी मदद मिलती है। चलिए समझते हैं कैसे। देखिए, जब हम कहते हैं मनी लेंडर्स तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं। होता क्या है कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बायर्स को हाउसिंग लोन्स प्रोवाइड करते हैं और जब भी आप किसी घर के लिए लोन लेते हैं तो घर के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बैंक के पास रख लिए जाते हैं और अगर बायर लोन डिफ़ॉल्ट करता है यानी अपना लोन चुका नहीं पाता है तो बैंक उस प्रॉपर्टी को बेचकर अपना पैसा वसूल कर लेता है। लेकिन अगर आपने ये प्रॉपर्टी उस पर्टिकुलर एरिया के रेट से कुछ ज़्यादा ही बढ़े हुए दामों पर ख़रीद ली हो तो बैंक उस प्रॉपर्टी को बेचकर भी अपना पैसा वापस नहीं निकाल पाता। इसीलिए मनी लेंडर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लोन देने से पहले ये वेरीफाई करें कि प्रॉपर्टी कहीं ज़रूरत से ज़्यादा महंगे दामों पर तो नहीं खरीदी जा रही है। और इसीलिए बैंक्स भी हाउसिंग प्राइस इंडेक्स की मदद लेते हैं ये जानने के लिए कि आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हो वो उस एरिया के रेट से मैच करती है कि नहीं। इसके अलावा इकोनॉमिस्ट भी HPI यानी हाउसिंग प्राइस इंडेक्स की मदद लेकर कंज्यूमर बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि किसी एरिया में घरों के प्राइसेस बढ़ने और घटने पर कंज्यूमर किस तरह से बिहेव करता है। और हाँ, हमारी सरकार भी हाउसिंग प्राइस इंडेक्स के बेस पर इकोनॉमिक पॉलिसी में फेरबदल करती रहती है, क्योंकि हाउसिंग मार्केट ओवरऑल इकोनॉमी का एक की कंपोनेंट होता है। इससे हमारी इकोनॉमी की हेल्थ का पता चलता है। और लास्टली HPI जो है वो बेसिकली रियल एस्टेट ब्रोकर्स के लिए भी यूज़फुल ही है, क्योंकि HPI की मदद से वो अपने क्लाइंट्स को बेटर वे में सर्व कर सकते हैं और अपने क्लाइंट के साथ एक ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए HPI इंडिकेटर्स की तो हमारे देश में कई सारे हाउसिंग प्राइस इंडिकेटर्स हैं, लेकिन जो दो मेन इंडिकेटर्स हैं वो है NHB का NHB रेजिडेक्स और दूसरा है RBI का हाउसिंग प्राइस इंडेक्स। NHB बेसिकली इंडियन होम लोन रेगुलेटर है और RBI आप सबको पता ही है, RBI इंडिया का सेंट्रल बैंक है और ये दोनों ही इंडेक्सेस 2007 में क्रिएट किए गए थे। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि NHB का रेजिडेक्स जो है वो बेसिकली डिफरेंट सिटीज़ में प्रॉपर्टी के प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में हुए ट्रांजैक्शंस के बेस पर बनाया गया है, जबकि RBI का हाउसिंग प्राइस इंडेक्स बेस्ड है सिर्फ मेजर सिटीज़ के प्राइमरी मार्केट में हुए ट्रांजैक्शंस के ऊपर। यहाँ पर प्राइमरी मार्केट का मतलब ये है कि वो ट्रांजैक्शंस जो कि डेवलपर और बायर के बीच में होते हैं, जबकि उन ट्रांजैक्शंस को सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन कहा जाता है जब आप एक घर को खरीदने के बाद वापस से उसको बेचते हैं।